Today we'll be starting our next topic, that is अपरा. We also call it as placenta. तो सबसे पहले अपरा की उत्पत्ति कैसे हुई? जब गर्भाधान होता है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो आर्तव्य स्रोतस का मुख बंद हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है. तो उससे क्या होता है, आर्तव्य स्रोतस का जब मुख बंद हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, तो रजस्राव नहीं होगा. रजस्राव नहीं होगा तो उस रजस्राव का क्या होगा? रजस्राव अधोमार्ग से ऊपर की तरफ एक जगह एकत्रित हो जाएगा. उसी को हमने बोला है अपरा. अब पढ़ते हैं उत्पत्ति. गर्भाधान पश्चात आर्तव्य स्रोतस मुख अवरुद्ध होने पर मासिक रजस्राव नहीं होता. तत्पश्चात अधोमार्ग से प्रतिहत हुआ आर्तव ऊपर के भाग में एकत्रित हो जाता है तथा वह अपरा के नाम से जाना जाता है ना. अब क्या है, टीकाकरण. डलहन ने क्या टीकाकरण दिया कि रक्त से जरायु की और रस से गर्भ की नाभि नाड़ी की उत्पत्ति मानी है ना. अब जरायु क्या होता है? अब आचार्य वाग्भट ने अपरा को जरायु का नाम दिया है. आइए पढ़ते हैं. जरायु येन विशेषतो गर्भः कुक्षोतिष्ठति सा. गर्भाशय के भीतर गर्भ जिस विशिष्ट चर्म से वेष्टित या आच्छादित रहता है उस चर्म विशेष को जरायु कहते हैं. तो गर्भाशय में गर्भ को एक पतली सी स्किन की लेयर कवर करती है जिसको हमने जरायु बोला है. जरायु जो है गर्भ के मुख को भी कवर करता है जिससे हमारा गर्भ रोता नहीं. ठीक है. अब इसको हम मॉडर्न में पढ़ेंगे. मॉडर्न में हमारा प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा इज डेवलप्ड फ्रॉम कोरियोनिक फ्रोंडोसम एंड डेसिडुआ. अब कोरियोनिक फ्रोंडोसम क्या होता है? तो जब हमारी प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में जो हमारा आउटर सैक होता है वो टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम विलाई कहते हैं, विलाई से कवर रहता है. ठीक है. तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो विलाई एक तरफ से डिसअपियर हो जाती हैं और एक तरफ ग्रो कर जाती हैं, ज़्यादा हो जाती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है. उसी साइड को हम बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम. तो उसी कोरियोनिक फ्रोंडोसम से हमारा बना है प्लेसेंटा. और किससे बना है? डेसिडुआ से. डेसिडुआ कुछ नहीं है, ये हमारी मॉडिफिकेशन लाइनिंग है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की. तो इससे हमारा मिलके बना है प्लेसेंटा. प्लेसेंटा बनना कब स्टार्ट होता है? 6th वीक पे. और कंप्लीट कब होता है ये हमारा? 12th वीक पे. इसकी शेप क्या होती है? ऑलमोस्ट सर्कुलर डिस्क की तरह होती है. 15 to 20 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है. 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस होती है. 500 ग्राम्स इसका वेट होता है. ठीक है. बेबी के वेट का 1/6 वेट हमारा इसी का ही होता है. किसका होता है? प्लेसेंटा, अपरा. ठीक है. अब अपरा के हमारे दो सरफेस होते हैं. एक होता है हमारा फीटल सरफेस, एक होता है हमारा मैटरनल सरफेस, है ना. प्लेसेंटा हेमिकॉर्डियल होता है, मतलब रिच विथ ब्लड होता है. डेसिडुआ से मिलकर बना होता है और एज ट्रोफोब्लास्टिक ग्लू भी वर्क करता है. अब क्या है, सरफेस हमने दो पढ़े, फीटल सरफेस, मैटरनल सरफेस. प्लेसेंटा जो एक फीटो मैटरनल ऑर्गन है जो फीटस को मदर से कनेक्ट करता है. फीटल कंपोनेंट इसमें 4/5 होते हैं जबकि मैटरनल कंपोनेंट 1/5 होते हैं. अब जो मैटरनल सरफेस होता है वो डेसिडुआ बेसिलिस से मिलकर बना होता है. इसमें कोई मेम्ब्रेन, कोई कॉर्ड अटैच नहीं होती. डल रेड कलर का होता है. 15 to 20 लोब्स होते हैं जिनको कॉटिलिडोन बोलते हैं. तो 15 to 20 कॉटिलिडोन होते हैं. जबकि फीटल सरफेस जो हमारा कोरियन फ्रोंडोसम से मिलकर बना है, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होती है इसके सेंटर में, शाइनी और ग्रे कलर का होता है. आगे चलते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम फीटल टू मैटरनल सरफेस. क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं? एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, कोरियोनिक प्लेट होती है और कोरियोडेसिडुअल प्लेट होती है जिसको हम मैटरनल साइनस भी बोलते हैं. अभी हमारा प्लेसेंटा विलाय. प्लेसेंटा विलाय 2 टाइप की, एंकरिंग विलाय और न्यूट्रेटिव विलाय. एंकरिंग विलाय जो होती हैं ये अटैच होती हैं जाके डेसिडुआ बेसिलिस से, जबकि न्यूट्रेटिव विलाय नाम से ही पता लग रहा है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं फीटस को, फ्लोट होती है मैटरनल साइनस में. अब आता है प्लेसेंटा सर्कुलेशन. 2 तरीके की सर्कुलेशन होती हैं. पहले हमारी मैटरनल सर्कुलेशन, दूसरी हमारी फीटल सर्कुलेशन. ठीक है. प्लेसेंटा एजिंग. प्लेसेंटा की लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है, ये हमें याद रखना है. अब क्या होता है, जब प्लेसेंटा टर्म प्रेगनेंसी में होता है, मतलब नियर टू टर्म आने लगता है, तो उस पर वाइट इनफार्ट्स आने लगते हैं. तो वो क्या होता है, उस पर कैल्शियम और फाइब्रिन का डिपोजिशन होने लगता है. तो उसको हम बोलते हैं मतलब प्लेसेंटा की एजिंग होने लगती है. ठीक है. फिर से बताती हूँ प्लेसेंटा एजिंग. प्लेसेंटा की हमारी लिमिटेड लाइफ स्पैन होती है. ठीक है. नियर टर्म प्रेगनेंसी में नॉर्मल प्लेसेंटा के ऊपर वाइट इनफार्क्ट्स शो होने लगते हैं. वाइट इनफार्क्ट्स होते हैं कि विलाय के ऊपर डिपोजिशन होने लगता है फाइब्रिन और कैल्शियम का. ठीक है. और ये हमें ज़्यादातर देखने मिलती है प्लेसेंटा के मार्जिन पे.
आगे चलते हैं। फंक्शन, हमारे इसका फंक्शन क्या है? फीटल का रेस्पिरेटरी फंक्शन कराती है, एलिमेंट्री फंक्शन कराती है, एक्सक्रीटरी फंक्शन और एंजाइम फंक्शन, इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन, फीटल बैरियर फंक्शन, ठीक है, मतलब फ्रॉम मदर टू फीटस एंड फीटस टू मदर, ये है हमारा बैरियर फंक्शन, ठीक है। अब आता है प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज़। अगर हमारा लार्ज प्लेसेंटा है, किस वजह से होता है? सिफिलिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से। प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, वन और मोर स्मॉल एक्सेसरी लोब लाई अवे फ्रॉम द मेन मास कंटेनिंग ब्लड वेसल। जहाँ पे हमारा प्लेसेंटा का मेन मास होता है तो 1-2 लोग उससे दूर हो जाती हैं जिसके पास हमारी ब्लड वेसल होती है, ठीक है। बाय पैरिएट और ट्राईपैरिएट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा 2 या 3 लोग में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा बेटलडोर प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि कॉर्ड इज सिचुएटेड एट द वेरी एज ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बिल्कुल कोने में, बिल्कुल एज में जो है हमारी कॉर्ड सिचुएटेड होती है, उसको हम बोलते हैं बेटलडोर प्लेसेंटा। फिर से मैं एक बार बताऊंगी हमारी एबनॉर्मेलिटी प्लेसेंटा क्या होती है। प्लेसेंटा लार्ज हो सकता है किसकी वजह से? सिफिलिस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से और इरिथ्रोब्लास्टोसिस की वजह से। दूसरा तो हमारा प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, इसमें क्या होती है, जो लोब जिसमें हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी मेन मास से दूर होती हैं, ठीक है। बाईपार्टाइट और ट्राईपार्टाइट प्लेसेंटा होते हैं जिसमें हमारी 2 या 3 इक्वल लोब्स होती हैं, मतलब लोब्स में डिवाइड हो जाता है। और चौथा है हमारे बेटलडोर प्लेसेंटा, इसमें जो हमारी जो मेन कॉर्ड होती है वो बिल्कुल एज पे प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा की। आगे आते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड पे, जिसको हम गर्भ नाभि नाड़ी भी बोला जाता है। तो गर्भ में जो अपरा को जोड़ने वाली नाड़ी होती है नाभि से, उसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। तो यानी कि नाभि से अपरा को जो एक जोड़ने वाली नाड़ी होती है उसको हम नाभि नाड़ी कहते हैं। इसे नाभिनाल भी कहा जाता है, ठीक है। मॉडर्न में देखेंगे इसको हम अम्बिलिकल कॉर्ड या फ्यूनिक भी बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड और फ्यूनिक इज अ लार्ज कॉर्ड, एक लार्ज कॉर्ड होती है पाइप की तरह, लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द फीटल अम्बिलिकस विद फीटल सरफेस ऑफ प्लेसेंटा। फीटल के अम्बिलिकस को कनेक्ट करती है प्लेसेंटा से, ठीक है। डेवलप किससे हुई? डेवलप फ्रॉम बॉडी स्टैक ऑफ मेसोडर्मल सेल स्ट्रेचिंग बिटवीन एम्ब्रियोनिक डिस्क एंड कोरियन। फंक्शन क्या है? लाइफ बिटवीन प्लेसेंटा एंड फीटस, सप्लाइंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फॉर फीटस एंड डिस्पोजिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब क्या फंक्शन थे? प्लेसेंटा से फीटस को ऑक्सीजन सप्लाई कराती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कराती है और वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज ऑफ करती है। फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होता है बिटवीन अम्बिलिकल वेसल एंड एमनियोटिक फ्लूइड और अम्बिलिकल वेसल में एक्सचेंज होता है किसका? फ्लूइड का और इलेक्ट्रोलाइट का। तो क्या फंक्शन हुए? ऑक्सीजन प्रोवाइड करा, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करा, वेस्ट प्रोडक्ट डिस्पोज ऑफ किए और अम्बिलिकल वेसल और एमनियोटिक फ्लूइड के बीच फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हुआ। उसके बाद एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड में क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं? कॉर्ड छोटी हो सकती है, कॉर्ड होती ही नहीं है, कॉर्ड बहुत लंबी होती है, नोट्स होते हैं, ट्रू नोट्स भी होते हैं, फिर फॉल्स नोट भी होते हैं, उसमें सिंगल ही आर्टरी प्रेजेंट रहती है। तो ये सारी इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। एक बार इसको पढ़ लेंगे। शॉर्ट कॉर्ड लेस देन 30 सेंटीमीटर, नो कॉर्ड, लॉन्ग कॉर्ड 100 to 300 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। ट्रू नोट्स, फॉल्स नोट, लूप अराउंड द नेक, ठीक है, फीटस के नेक के अराउंड लूप हो जाता है, और सिंगल आर्टरी इन एम्बिलिकल कॉर्ड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लाइकर एमनाई या एमनियोटिक फ्लूइड। तो लाइकर एमनाई या एमनियोटिक फ्लूइड जो है हमारा, ये एक वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड है जो हमारा एमनियोटिक सैक में प्रेजेंट रहता है, जिसमें हमारा एम्ब्रियो या फीटस ग्रो करता है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड ऑफ एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक सैक का एल्कलाइन फ्लूइड जिसमें हमारा एम्ब्रियो फीटस ग्रो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लियर फ्लूइड है। अर्ली प्रेगनेंसी में बिल्कुल क्लियर होता है, मिड प्रेगनेंसी में येलो कलर को हो जाता है ड्यू टू बाइल पिगमेंट्स, बाइलिरुबिन की वजह से। लेट प्रेगनेंसी में ये कलरलेस हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइल, बाइल मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में, इसलिए कलरलेस हो जाता है। कंटेन वर्निक्स, कैसियोसा एंड डेस्क्विमेटेड एपिडर्मिस।
तो हमारा जो लिकर एमिनाई होता है उसके अंदर वर्निक्स कैसियोसा और डिस्क्रिमिनेटेड एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। वॉल्यूम क्या होती है, अलग अलग इसकी वॉल्यूम अलग अलग वीक पे अलग अलग वॉल्यूम देखी जाती है। 8th वीक पे सबसे पहले तो हमारा ये डीअटैच हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। 38 वीक पे 1000 ml होता है, 40th वीक पे 800 ml होता है और 43 वीक पे ये 200 ml होता है। कॉम्पोजिशन मेनली इसमें वाटर ही होता है 98 to 99%, बचा हुआ 1 to 2% इसमें प्रोटीन, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, लिपिड, फॉस्फोलिपिड, बाइलिरुबिन, प्रोलैक्टिन, विटामिन और प्रोस्टाग्लैंडलिन होते हैं। प्रोटीन 0.25 ग्राम, यूरिक एसिड 4 मिलीग्राम, क्रिएटिनिन 1.8 मिलीग्राम, ग्लूकोज 20 मिलीग्राम, तो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन। पीएच होता है इसका 7.2। एमनियोटिक फ्लूइड के सोर्सेज क्या होते हैं, फीटल यूरिन, ठीक है, एक्सक्रूडेशन ऑफ अम्बलाइकल वेसल के सिक्रेशंस और एमनियोटिक एपिथेलियम। फंक्शन क्या होते हैं, फीटस की ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, फीटस को टेम्परेचर मेंटेन करता है, और जो हमारा फीटस है वो इस लिकर को स्वेलो करता है 450 ml डेली, ठीक है, और क्या करता है, फीटस को फ्री मूवमेंट प्रोवाइड करता है, एडिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और हार्मोनल फंक्शन में भी कुछ काम आता है, ठीक है, यही है इसका। आगे फंक्शन ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे इसके क्या फंक्शन है, हेल्प इन डायलेटेशन ऑफ सर्विकल ओस, सर्वाइकल ओस जो होती है उसको डायलेट करने में हेल्प करता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड। प्रोटेक्ट फीटस एंड प्लेसेंटा फ्रॉम डायरेक्ट प्रेशर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग यूट्रस, यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्लेसेंटा पे डायरेक्ट जोर नहीं पड़ता, पहले हमारे एमनियोटिक फ्लूइड पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड की एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, क्या है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस। इसमें क्या होता है, जब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है एमनियोटिक सैक में, उसको बोलते हैं हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। ये बस 1% प्रेगनेंसीज में मिलता है। और डायग्नोस कैसे करते हैं इसको, अल्ट्रासाउंड में डायग्नोस करते हैं, उसमें AFI अगर लेस देन 24 सेंटीमीटर या फिर लेस देन 2000 ml आता है, सॉरी इसको डायग्नोस करते हैं हम अल्ट्रासाउंड से। अगर मोर देन 24 सेंटीमीटर, मैं अपने आप को करेक्ट करती हूँ, मोर देन 24 सेंटीमीटर अगर होता है एमनियोटिक फ्लूइड तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है, या फिर 2000 ml से अगर ज़्यादा होता है तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता है। अब यहाँ पे पॉलीहाइड्रोएमनियोस दो होते हैं, क्रोनिक और एक्यूट, ठीक है। क्रोनिक जिसमें क्रोनिक कंडीशन, एक्यूट जो हमारे टाइम के साथ ठीक हो जाता है, ठीक है। अब है हमारे कॉजेज, वन मोर कॉज, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, टॉर्च, RH, आइसोइम्यूनाइजेशन, और फिर से बताती हूँ, पॉलीहाइड्रोएमनियोस दो टाइप के, क्रोनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस और एक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस। अब पॉलीहाइड्रोएमनियोस होता क्यों है, कॉज क्या है, पहले तो इसका इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन अगर हो गया, RH आइसोमराइजेशन या कोरियोएंजियोमा हो गया प्लेसेंटा का, मतलब बेनाइन ट्यूमर बनने लगा प्लेसेंटा में, इस वजह से। मैटरनल कॉज क्या है, कार्डियक डिसीज़ की वजह से, किडनी डिसीज़ की वजह से, या डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से, जो क्या करता है फीटस में हाइपर ग्लाइसीमिया कर देता है, ग्लाइसीमिया ग्लूकोज की लेवल बहुत ज़्यादा कर देता है, जिसकी वजह से क्या है, फीटस को मिक्सचरेशन बार बार आता है, जिसकी वजह से हमारा पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, GI एबनॉर्मेलिटीज़, ईसोफेरेंजियल एट्रेसिया, ड्यूट्रोनल एट्रेसिया, एनेंसेफेली, नेक मासेस, ट्रैकियोस्फेरेंजियल फिस्टुला और डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। दूसरा क्या है, बॉगडेलिक्स हर्निया, ये सब कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बच्चे में, तो एनेंसेफेली हो सकता है, नेक पे मास हो सकता है, ठीक है, डायफ्रामेटिक हर्निया हो सकता है, ईसोफेरेंजियल एट्रेसिया हो सकता है, और क्या है, बॉगडेलिक्स हर्निया। इसमें क्या होता है, बॉगडेलिक्स हर्निया में जो हमारी प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है वो डेवलप नहीं हो पाती, उसमें एक होल सा हो जाता है, तो जो स्टमक में हमारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं वो उस होल के थ्रू ऊपर चेस्ट में हो जाते हैं, जिससे हमारी चेस्ट प्रोट्यूड हो जाती है ना, प्रोट्यूजन हो जाता है चेस्ट में, यानी कि थोरेसिक कैविटी में। पढ़ते हैं क्या है, बॉगडेलिक्स हर्निया, प्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन विल फेल टू डेवलप एंड सील द पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, रिजल्ट इन स्टमक प्रोट्यूजन अप टू दी थोरेसिक कैविटी, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन फीटल में क्या होंगे, रीनल डिसऑर्डर आने लगेंगे, जिसकी वजह से इंक्रीज्ड मतलब
बार बार यूरिन आएगा, ज़्यादा यूरिन आएगा, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या होगा, एनेंसेफेली हो जाएगी, जिसमें हमारे रोस्टल न्यूरिस्पोरा ट्यूब डिफेक्ट होने लगेगा, ठीक है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी होने लगी, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, सैक्रोकोक्सियल टेट्राटोमा, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस, RH इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन फीटस एंड मदर, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन या मल्टीपल प्रेगनेंसीज किसकी, पॉलीहाइड्रोएमनियोस के डायग्नोसिस है। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, FPS और PP8S, ठीक है। अब ओलिगोहाइड्रोएमनियोस का जस्ट ऑपोजिट है, उसमें क्या था हमारा एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, इसमें हमारे एमनियोटिक फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसके कॉज क्या है, फीटल क्रोमोसोमल एनोमलीज जैसे कि ट्राइप्लॉइडी, ठीक है, इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, PG इनहिबिटर की वजह से, AC इनहिबिटर की वजह से, ठीक है, और पोस्ट मेच्योरिटी की वजह से क्या होगा, हमारा ओलिगोहाइड्रोएमनियोस होगा। साइन एंड सिम्टम क्या है, बच्चा सही से नहीं घूमता है, फीटस की मूवमेंट परसीव नहीं होती है, फील नहीं होती है मदर को, तो फीटल माल प्रेजेंटेशन, और जो हमारा फीटस का साइज़ है ना, फंडल का साइज़ ऐसे स्टमक को टच करने पे, टमी को टच करने पे वो साइज़ हमारा छोटा लगता है। ऐसा होता है ना कि इस मंथ में इतना बड़ा हमारा टमी होगा, 16 वीक पे इतना होगा, 40 वीक पे इतना होगा, तो वो उतने साइज़ का लगता नहीं है। स्मॉलर सिम्फाइजियो फंडल हाइट, ठीक है। डायग्नोसिस क्या होंगे, बहुत ही कम फीटल मूवमेंट फील होंगे मदर को, ठीक है। ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी, IUGR होगा, यूट्राइन का साइज़ स्मॉल होगा, ठीक है, और सोनोग्राफिक से डायग्नोस किया जा सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगी, कॉर्ड कंप्रेस होने लगेगी, मस्कुलर स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़ होने लगेंगी, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होने लगेगा, ठीक है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्ड होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गर्भ पोषण। गर्भ को पोषण कैसे मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है माता से मिलता है। अभी हमने पीछे 5 भाव पढ़े थे, मातरज, पितरज, रसज, सात्वियज और सत्वज। तो इन भावों से क्या होता है, गर्भ को पोषण मिलता है, ठीक है। माता के समुचित उपचार, आहार विहार अगर माता के ठीक होंगे, ठीक है, काल के परिणाम से, स्वभाव रूप से, ठीक है, सत असत एकाव्य से, कुछ नाड़ी नाभि मार्ग से क्या होंगे, हमारे पोषण जाता रहेगा माता से गर्भ में, ठीक है। गर्भिणी की नाभि से नाड़ी, नाड़ी से अपरा, अपरा माता के हृदय से जुड़ी रहती है। तो क्या नाभि से नाड़ी जुड़ी है, नाड़ी से अपरा, अपरा से माता का हृदय, और माता का हृदय इस अपरा को स्कंद्रमान सिराओं के द्वारा अपलावित करता है, ठीक है। माता का आहार सर्वरसवान होता है, माता जो आहार करती है उसमें सारे रस होते हैं, ठीक है। तो उस सर्वरसवान आहार से निर्मित व अपरा से स्यंदित रस गर्भ के बल तथा पुष्टि करता है। तो वो रस क्या करता है, गर्भ को बल प्रदान करता है और पुष्टि प्रदान करता है। इस प्रकार गर्भ उस आहार के आश्रय से परतंत्र वृत्ति होने के कारण माता के आश्रित हो गर्भाशय में जीवित रहता है, और इसी प्रकार क्या होता है, हमारा बल और पुष्टि प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, और इसी प्रकार हमारा गर्भाशय जीवित रहता है। और गर्भिणी स्त्री द्वारा सेवित रसयुक्त कार्य क्या करता है, सर्व शरीर को पोषण देता है, स्तन्य की उत्पत्ति करता है, गर्भ की वृद्धि, गर्भ का पोषण, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे गर्भ को पोषण मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीटल सर्कुलेशन, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।